Morning students. Today's thought: be the type of person you want to meet. उस तरह का इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। इसका अर्थ है बच्चों, जाहिर सी बात है सब लोग अच्छे इंसान से ही मिलना चाहते हैं और अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहते हैं। तो हमें जब अच्छे इंसान से मिलने की इच्छा होती है तो हमें खुद भी एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा और उसके लिए हमें शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम एक जिम्मेदार इंसान और एक शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ठीक, आज का कोड है MPS 44। इसके पहले क्लास में बच्चों मैंने पढ़ाया था आप लोगों को हिंदी सेकंड का चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नेम है जहाँ चाह वहाँ राह। आपको नेम सुन के ही ऐसा लग रहा होगा कि चैप्टर के नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है। बहुत कुछ यह पता चल रहा है, जहाँ चाह मतलब जहाँ चाहत है, जहाँ इच्छा है वहाँ राह, वही हमारी राह है। हर इंसान को अपने अंतर आत्मा से जो बनने की इच्छा होती है और जो करना चाहता है उसका इंटरेस्ट भी उसी तरह जाता है, उसकी रुचि भी उसी तरह जाती है। किसी के थोपे हुए विचार से कि तुम्हें ये बनना है, सपोज़ आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, और आपको शुरू से ही कहा जाए कि आपको टीचर नहीं बनना है, आप इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। एक इंटर पास अगर लड़की है या आप लोग छोटे हैं तभी से आप लोग को अगर ये दिखाया जाए और आपको अंदर से बनने की इच्छा है कि क्योंकि आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि आपके टीचर्स आपको कैसे पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बच्चों की यही इच्छा होती है कि वो भी बड़े होकर अपने ही टीचर की तरह दूसरे बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन कभी कभी घर वाले प्रेशर करते हैं कि नहीं, टीचर नहीं बनना है, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए या वकील बने या कुछ और बने, लेकिन टीचर नहीं बनना है। जो कि बच्चे को रुचि है टीचर बनने की तो वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसमें मन नहीं लगेगी। उसी तरह इसमें इस पार्ट में भी कहा गया है कि इस बच्ची को जिस चीज़ में चाह थी, या एक अपंग बच्ची है, पहले जिसके हाथ पैर शरीर में या कहीं शरीर के किसी भी अंग में कुछ प्रॉब्लम होता था उसे अपंग कहा जाता था, लेकिन अब अपंग शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अब शब्द इस्तेमाल किया जाता है दिव्यांग। ठीक है, एक अपंग को अपंग बोलना भी उसका अपमान करना है। वो उसे अपंगता में उसका कोई दोष नहीं होता है, वह तो कुदरत की देन होती है, कुदरत की मार होती है उसके ऊपर, जो उसके एक शरीर से उसका साथ छूट जाता है। तो उसी तरह यह बच्ची भी है, यह एक छोटी बच्ची है। आइए इसे पढ़ के, इस चैप्टर को पढ़कर मैं आपको समझाऊं। ये देखिए, पिक्चर में देखिए, इसके दोनों पैर सही हैं और ये दोनों हाथों से लाचार है, दोनों हाथों से ये दिव्यांग है, लेकिन वह पैर से भी इतने बड़े बड़े कार्य कर लेती है जितना जो कि हम लोग हाथों से भी नहीं कर पाते हैं। यह स्टोरी देखिए, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा, किनारों पर कस्तूरी के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे सुनहरे बेल बूटों से जान आ रही थी मलमली में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इस बच्ची का नाम है इला सचानी। इला की हिम्मत की अनोखी मिसाल है यह कढ़ाई के नमूने। ये जो कढ़ाई, इतनी अच्छी अच्छी कढ़ाई इसने किया है, यह इला ने अपने पैरों से ही बनाया है। जो अच्छे अच्छे बच्चे
हाथों से भी नहीं बना सकते। 26 साल की यह ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में उसके नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे जब खेलते कूदते थे और सैर सपाटा करते थे, दौड़ भागी करते थे, तब ईला चुपचाप अपने बैठे बैठे उन लोगों को देखा करती थी। अब कुछ मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचती, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटरी बजाती, कुछ गिट्टे खेलती, कुछ इधर उधर के टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर के पट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची धेगे लेती और ऊंचे स्वर से में एक साथ गाते। क्या? कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी अयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उसके साथ पंगे नहीं लेती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष या अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर धप्पा करने हो तो उसके हाथ नहीं उठते थे और वह किसी को धप्पा नहीं कर पाती। जैसे हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलों में एक दूसरे को छू करके धप्पा कहते थे, क्योंकि ईला की हाथ अच्छे नहीं थे, उसके हाथ स्वस्थ नहीं थे, इसलिए वह किसी को धप्पा भी नहीं कर पाती थी। वह बहुत कोशिश करती थी कि उसके हाथों में तो जैसे उसका साथ ही छोड़ दिया हो। ईला ने अपने हाथों को इस जिद को एक चुनौती ही मान ली। जब ईला के हाथों में ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे तो उसने कुछ करने की ठानी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा, जो हम हाथों से करते हैं। जब उसके हाथों ने जवाब दे दिया, किसी चीज़ को पकड़ने की सामर्थ्य नहीं रही, तो ईला ने क्या किया कि वह जो काम हम लोग हाथों से करते हैं, उसने उसी कार्य को पैरों से करने की ठानी। वह दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, ये सारे काम उसने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया। दाखिला मिलने से भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, कहीं उसके काम की गति को लेकर, क्योंकि पैर से वो कर तो लेती थी, लेकिन वो क्या थी, थोड़ा स्लो करती थी, धीमे करती थी। तो जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया था, प्रवेश किया था, तो उस स्कूल के जो टीचर्स थे, प्रधानाचार्य थे, वो भी चिंतित थे कि ये और बच्चों की तरह कैसे परिस्थिति पे ढल पाएगी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी होती। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, लेकिन 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके साथ लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय पर मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे यह बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म ही तो नहीं हो जाता। ईला 10वीं की कक्षा तक गई, कक्षा 10वीं की पढ़ाई उसने की, लेकिन क्लास 10वीं की उसने जब बोर्ड का पेपर जब देने बैठी तो क्या हुआ कि उसमें काफ़ी स्पीड से लिखा जाता है और काफ़ी जल्दी लिखा जाता है, क्वेश्चंस बहुत होते हैं। क्योंकि ईला पैरों से लिख रही थी तो उतनी जल्दी वो अपने पेपर को पूरा नहीं कर पाई
और उसे इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी कि ऐसे बच्चों को, ऐसे यानी अपंग यानी दिव्यांग बच्चों को उनके पेपर के टाइम पे उन्हें अधिक समय भी दिया जाता, इस चीज़ की जानकारी उसे नहीं थी। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा हाथ से असमर्थ है लिखने के लिए तो उसके साथ में एक बच्चे को या किसी भी एक इंसान को रखा जाता है। वह सिर्फ मुंह से उसका उत्तर बोलती है और बोलती या चाहे बोलते कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और दूसरा व्यक्ति उसके उस उत्तर को जल्दी जल्दी कॉपी में लिखते जाता है। इस चीज़ की भी उसे जानकारी नहीं थी। अगर उसे इस चीज़ की भी जानकारी होती तो वह क्लास 10वीं की परीक्षा पास कर लेती। इतनी सारी कठिनाइयों के आने के बाद भी ईला ने अपने हिम्मत को जुटाए रखा और अपनी हिम्मत उसने नहीं हारा और आगे करने की भी उसने सोची। आइए देखिए उसने आगे क्या किया। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरने तक की देखती थी। न जाने कब उसे कसीदाकारी करने की ठान ली। जब इंसान छोटे से जो बच्चे अपने घर परिवार में जो कार्य को देखेंगे तो उसे उस कार्य को सिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वह धीरे धीरे उस कार्य में माहिर हो जाता है। तो उसकी माँ और दादी कसीदाकारी का कार्य किया करती थी, तो उसे इस चीज़ की विद्या अलग से सीखनी भी नहीं पड़ी और वो पता नहीं कैसे इस चीज़ में अपने आप ही देखते देखते माहिर हो गई। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का ही सहारा लिया, क्योंकि हाथ से तो वो कसीदाकारी कर ना सकती थी, इसलिए उसने पैरों से ही कसीदाकारी का कार्य आरंभ किया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, क्योंकि जो कसीदाकारी कार्य, जो भी कढ़ाई बुनाई का कार्य हम लोग हाथों से करते हैं, अब सोचिए वही कार्य वो ईला अपने पैरों से कर रही थी। दोनों पैरों के घुटने के बीच में वह सुई को थामकर और उसमें धागा पिरोकर बेलबूटे बनाती थी। 16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई। कसीदाकारी का एक प्रकार है काठियावाड़ी, ठीक है। जिस तरह से सिलाई कढ़ाई की प्रकार होते हैं उसी तरह यह भी एक उसका प्रकार है। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टाँके कौन से लगे, यह सब कार्य वह समझ गई थी। यह छोटे से उम्र से वह देखते देखते अपने माँ को और दादी को इस कार्य में वह माहिर हो गई थी कि कौन कपड़े में कौन सा कसीदाकारी का कार्य अच्छा लगेगा और किसमें कौन से रंग के धागे खिलेंगे और किस तरह से उसे करना चाहिए। इसकी शिक्षा उसे किसी से लेनी नहीं पड़ी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा कढ़े हुए परिधान की प्रदर्शनी भी लगी। इस परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक देखने को मिलती थी। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को कांधा से उभारा, पशु पंछियों की ज्यामिति आकृति को कसूती और जंजीर से उठा रखा। प्रारंभिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पाँव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए और सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं। जब इंसान को सफलता मिलती है और उसके कार्य को कोई सराहता है, यानी उसके कार्य को प्रशंसा मिलती है और कोई पसंद करता है, तो अच्छे इंसान, मायूस इंसान को भी बहुत हौसला आ जाता है कि हम भी ये कर सकते हैं। जब शुरू में उसने कसीदाकारी का कार्य प्रारंभ किया तो उसे बहुत कठिनाई भी हुई, लेकिन सारी कठिनाइयों को वह पार करते हुए अपने जीवन का उद्देश्य समझकर उसने उसको करना चाहा। यानी कि जो बच्ची
सोचिए 10 क्लास की परीक्षा में पास नहीं कर पाई, वो पास कर लेती अगर उसे उस चीज़ का नॉलेज होता कि मेरे पेपर को भी कोई देख सकता है या मुझे अतिरिक्त समय मिल सकता है, इस चीज़ की भी जानकारी होती, शायद ईला आज 10वीं कक्षा भी पास कर गई होती। लेकिन माँ बाप के कार्यक्रम जो घर में शुरू से कार्य देख रही थी कसीदाकारी का काम, उस चीज़ में वो बिल्कुल माहिर थी, तो उसको वो छोटे से देखते आ रही थी अपने माँ और दादी को, तो उसने इस चीज़ को अपना भविष्य समझा और इसमें उसने अपने बहुत लगन से प्रेम से इस चीज़ को इस कार्य को प्रारंभ किया और इसको बहुत अच्छा अंजाम मिला। सिर्फ कसीदाकारी में उसने काठियावाड़ी का नहीं, बंगाली और चिकन कढ़ाई और पशु पंछी की ज्यामिति यानी कि उनकी आकृति का भी उसने डिजाइन बनाया और उसमें उसको अंकित किया, उसमें उसने अच्छे अच्छे बेल बूटे बनाए। आज वो उसे इतनी सफलता मिल गई है कसीदाकारी के कार्य में, और उसे इतनी सफलता मिल गई है कि उसे लगता ही नहीं है कि उसके हाथ नहीं हैं, और उसके चेहरे पे इतनी चमक आ गई है, आँखों में इतनी चमक आ गई है, ओंठों पे मुस्कान आ गया, जो एक आम इंसान नहीं कर सकता, एक आम लड़की नहीं कर सकती, वह ईला सचानी ने कर दिखाया है। यहाँ देखिए, ये पत्र आप लोग स्वयं लिखेंगे। टॉपिक क्या है? ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। यहाँ पर प्रिय ईला लिखा है, ईला का पता लिखना और आप जो लिखना चाहते हैं ईला के बारे में। ईला ने इतना अच्छा कार्य किया है तो उस स्टोरी को आप पढ़े हैं, समझे हैं, तो ईला को कैसे आप शाबाशी देंगे, क्या प्रोत्साहित करेंगे, क्या बोलेंगे, उस विषय पे यहाँ पर आपको पत्र लिखना। आप इसको बुक में ही लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना नीचे नाम लिखिएगा, डेट लिखिएगा, ठीक, ओके। इसके बाद कॉपी में आपको क्या वर्क करना है, ये देखिए, ये पेज नंबर 45, ओके, पेज नंबर 45 में ये करना है आपको कॉपी में। सही के आगे सही का निशान लगाइए, ये हेडिंग डालेंगे। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा था। ये है प्रश्न पत्र, वो पूरी नहीं कर पाई थी, है ना। इस पर आप टिक लगाएंगे, सारे ऑप्शन लिखेंगे और इस पर टिक लगाएंगे, ओके। दूसरा एक्सरसाइज ये है, ये वाला करेंगे, ठीक। एक नंबर का और खा। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई प्रश्न आए हैं जिसकी सूची बनाइए। अब देखो इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे हैं। ऐसे सिलाई कढ़ाई की ये प्रकार हैं, ये देखिए, बेल बूटे, टाके, कढ़ाई, सुई, पिरोना, परिधान। जब हम सिलाई कढ़ाई करते हैं तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? बेल बूटी, कसीदाकारी, रेशम और नमूने, ठीक। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, क्रिया, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। जिस तरह फुटबॉल, बुनाई, ऊन, बागवानी और पतंगबाजी। तो हम लेंगे बुनाई को और पतंगबाजी को। अब बुनाई करने में ऊन से हमें कुछ बुनाई करते हैं, स्वेटर बनाते हैं, टोपी बनाते हैं, मोजे बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऊन की, सिलाई की, फंदे उठाते हैं, घर की, धागे की, डिज़ाइन की और फंदा डालना, ठीक, इतना ज़रूरत पड़ता है, तब हम कुछ बुनते हैं। पतंगबाजी में बढ़ाना, ठीक, मांझा, पेच, चरखी, कन्नी और उड़ाना, ठीक है। और साथ में लिख सकते हैं आप पतंग की तो ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो आपको 45 पेज नंबर का ये नंबर 3 करना है और इधर 1 नंबर का
का और खा, इतना आपको कॉपी में राइट करना है। ठीक, कॉपी में इतना राइट करेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये कॉपी अपने अपने घर में आप लोग इसमें घर पर हैं तो घर पे मम्मी से कोई भी एक कपड़ा ले लेंगे और कलरफुल धागा ले लेंगे, सुई, और उसमें से ऐसे ये देखिए, ये जंजीर स्टिच कढ़ाई है, इस तरह से छोटे छोटे कढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सिलाई कढ़ाई में भी रुचि आएगी। ये मछली टाँका है, ये भरवा है, ये उल्टी बखिया है और ये खुला हुआ जंजीर का टाँका। ठीक है, इस तरीके से आप लोग घर में ये कार्य कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ में जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको लिख कर दूँगी, तब आप लोग उसको राइट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोग सब इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।